नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे दल बदल का दर्द। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता के साथ भाजपा के जीत के रथ को रोकने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से सैकड़ों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है और इसके बाद अब कांग्रेस खेमे के भी सैकड़ों नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की पचवादून जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं राज्य में एक तरफ जहां नेताओं का दल बदल हो रहा है तो दूसरी ओर कांग्रेस की चिंता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की दावेदारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से अपने बेटे को टिकट देने की इच्छा जताई है। इस बीच कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अब खुद ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। हरक के मुताबिक यदि पार्टी टिकट देगी तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे और अब खुद दावेदारी नहीं करेंगे। हरक के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से हरिद्वार लोकसभा सीट पर अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत खुले दावेदार नजर आ रहे थे, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह ने अपने कदम पीछे खींचने के संकेत दे दिए हैं। और इस बीच राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत की एक बार फिर भाजपा में वापसी की अफवाह उड़ाई जा रही है। बीजेपी के नेता उन्हें बधाई भी देने लग गए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि कल क्या होगा ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन फिलहाल उनकी इस बारे में किसी भी भाजपा नेता से बात नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले हरक सिंह रावत भाजपा में एक बार फिर से वापस आ जाएंगे? क्या राजनीति अब सिर्फ अवसरवादिता ही रह गई है? विचारधारा के इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं। लोकसभा चुनाव पास हैं। समय बीतने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही राज्य में नेताओं का दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को एक के बाद एक बड़े झटके दे रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के दर्जनों नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बाद भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की पचवादून जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। वहीं एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में अवसरवादी नेता जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अपने लिए किसी के लिए टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने टिकट मांगा है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, अगर होता है तो हम उसका भी संज्ञान लेंगे। और किसी का बेटा होना किसी की अयोग्यता नहीं हो सकती। किसी का बेटा होना उसकी योग्यता को भी साबित नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कार्यकर्ता हैं वो टिकट मांगेंगे। उसी क्रम में रावत जी हों, चाहे उनके पुत्र हों, चाहे कोई और साथी हो, उन सभी के प्रस्तावों पर पार्टी विचार करेगी। और जो मंथन के बाद, जो हमारी अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद, सर्वे के बाद जो भी चीज़ें तथ्य आएंगे उनको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और वो हमारे CWC को देंगे और हमारा हाईकमान ही उसमें तय करता है। टिकट मांगने में कहीं किसी के लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। शामिल हो रहे हैं वो थोता जना बाजे घना है। वो किसी भी दल में रुक ही नहीं पाते। वो सारे दलों की सैर करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छे से पता है कि ये लोग कितने भरोसेमंद हैं और कितनी जल्दी गुलाटी मारते हैं। यानी कि इनके मन जैसी अगर ना हो पार्टी में तो ये तुरंत पार्टी बदलने का काम करते हैं। ऐसे शणे रुष्टा शणे तुष्टा लोगों को का मुझे नहीं लगता कहीं भी सर्वाइवल पॉसिबल है
और राजनीति भी ऐसे लोगों की लंबी नहीं होती। एक जगह पर पड़ा हुआ पत्थर लगातार वजनदार होता चला जाता है और ये लोग वो हैं जो हवा के तेज झोंके से हल्के पत्तों की तरह उड़ जाया करते हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों की कभी ज़रूरत न थी न है और बहुत मुबारक हो उनको पार्टी बदलना। अब देखते हैं कि वहाँ उनकी कितनी सेवा होती है या कितना उनका सत्कार होता है। वहीं राज्य में एक तरफ जहां नेताओं का दल बदल हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की चिंता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की दावेदारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से अपने बेटे को टिकट देने की इच्छा जताई है। इसी बीच कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अब खुद ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। हरक के मुताबिक यदि पार्टी टिकट देगी तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे, लेकिन अब खुद दावेदारी नहीं करेंगे। हरक के इस बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से हरिद्वार लोकसभा सीट पर अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत खुले दावेदार नजर आ रहे थे। सदस्यता अभियान का हमारा अभी प्रथम चरण चल रहा है। दूसरे चरण में हमने प्रत्येक जनपदों में सदस्यता के अभियान के बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। इसमें तय किया है कि कोई व्यक्ति कभी ना कभी कोई सा भी चुनाव लड़ा हो उसको हम पार्टी से जोड़ेंगे। बीजेपी तो हमारे साथ है ही, एक कांग्रेस है, आपका आम आदमी है, यूकेडी, ऐसे नहीं को लोग जो प्रधान के चुनाव लड़े उससे ऊपर के कार्यकर्ता, उनकी ज्वाइनिंग जिला स्तर पर होगी। विधानसभा स्तर पर भी इसके कार्यक्रम रचना हमने अपने तीसरे चरण में सोचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम दूसरे दलों के नेताओं को ला रहे हैं और जो अपनी इच्छा से और भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी बनी है प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो हमारी समिति उस पर विचार करेगी और संभवतः अगर डिसीजन पक्ष में होगा तो उनको ज्वाइन किया जाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। भाजपा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके विपक्षी दलों को दे रही है। इसके बाद भी भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम नेताओं से संपर्क साधकर उन्हें पार्टी में लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं के पार्टी छोड़ने से विपक्षी दल भाजपा को कैसे टक्कर दे पाएंगे? क्या चुनाव से पहले हरक सिंह रावत भाजपा में शामिल होंगे? क्या राजनीति अब सिर्फ अवसरवादिता का शिकार हो गई है? क्या राजनीति में अब विचारधारा की कोई जगह नहीं है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से रविंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अन्य और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। फिलहाल रविंद्र जी के साथ में ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, बीजेपी के लिए तस्वीर साफ नजर आ रही है और काफी खुश मिजाजी का माहौल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी दलों के नेता जो है वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि हरक सिंह रावत, जिनको लेकर बहुत किरकिरी हुई थी एक वक्त में, जिस तरीके से पार्टी ने उनको अपने दल से बाहर निकाला, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि वापसी होने वाली है। तो देखिए, बीजेपी के लिए एक चीज ये भी मशहूर है कि बीजेपी के साथ जो भी जुड़ता है उसके सारे दाग वॉशिंग मशीन में धो दिए जाते हैं। तो अभी तस्वीर हरक सिंह को लेकर कुछ साफ करेंगे क्या आप? देखिए, अभी हमारे प्रदेश महामंत्री ने भी आपके चैनल पे बयान दिया। इसके ऊपर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना भविष्य तलाशने के लिए आना चाहता है, तो वो उसका स्वागत है। उसके लिए जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है जो इस तरीके के फैसले लेती है। मेरे को फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि और कौन लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं या कौन आ रहे हैं, लेकिन हाँ, इतनी जरूर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ, एक बड़ी तादाद है अन्य दलों की जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संपर्क में रहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। अब उसके ऊपर विचार करके फैसला करना माननीय शीर्ष नेतृत्व का काम है, जिला स्तर की कमेटी का काम है, और इस तरीके के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं किए, क्योंकि दल तो भारतीय दल है, भारत के ही लोग हैं। अगर कोई आना चाहता है उसका स्वागत है, मनाही किसी को नहीं है।
आगे देखते हैं आगे कौन कौन आने वाले लोगों की सूची किस प्रकार से आती है, क्योंकि देखिए पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को प्रदर्शित किया है, अपने कार्यों के द्वारा, अपने वादों के द्वारा, अपनी गारंटियों के द्वारा, कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का दल जो है सेवा भाव में आज की डेट में पूरे देश में लोगों को समर्पित है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ऐसे लोगों का स्वागत है। बाकी शीर्ष नेतृत्व का काम है वह अपने आधार पे जिस प्रकार से स्क्रीनिंग कमेटी बनी है वो किन किन चीजों पे, किन किन पैमानों पे जांच करने के बाद किनको शामिल करती। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि देखिए अभी स्थिति साफ नहीं हो रही है, लेकिन अगर आते हैं उस पर भी बात करना चाहिए ना कि क्या राजनीति सिर्फ अवसरवादी हो गई है, राजनीति में कोई भी विचारधारा रह गई है या फिर नहीं रह गई है, या फिर मौका देखकर जो आपके लिए लाभकारी होता है उसे शामिल कर लिया जाता है। एक व्यक्ति पर जिस पर आपने तमाम लालछन लगा दिए हों, आरोप लगा दिए हों, उसके बाद वही व्यक्ति ठीक कैसे हो जाता है? यानी कहीं ना कहीं हर किसी को अपने पार्टी की मजबूती का ही सिर्फ और सिर्फ ख्याल रहता है, जनता के बारे में तो सिर्फ बातें की जाती है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। राजेश रस्तोगी साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी के न्यूज़ इंडिया में। सर लोकसभा चुनाव से पहले देखिए बीजेपी के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही एक तरफ जहां कमजोर नजर आई थी, दूसरी ओर अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि आपके दलों के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो जोड़ तोड़ और आने जाने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। अभी चुनाव में जो आप इनको टक्कर देने का दावा कर रहे हैं उसमें सच कितना नजर आ रहा है, वो कैसे संभव हो पाएगा? जो चुनाव में टक्कर देने की बात है, हाँ, वो तो चुनाव ही बताएगा। लेकिन जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और जो सत्ता में मजबूत तरीके से बैठे हैं, उनको किस बात का डर सता रहा है? क्यों उनको विश्वास नहीं हो रहा है अपने कर्मों के ऊपर? क्यों तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं? क्यों खरीद फरोख्त कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2000 लोकसभा चुनाव से क्यों इतना डरी हुई और बौखलाई हुई है? क्यों राहुल गांधी की न्याय यात्रा से इतनी विचलित है भाजपा कि उसे परवान चढ़ने के बावजूद भी उसको जरूरत पड़ रही है दूसरे दलों के लोगों को लाने की, और लाने की भी जबरदस्ती पड़ रही है। मुझे कष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के या गैर कांग्रेस के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजेश जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँ। नहीं, आप पूरा बोलिएगा, बिल्कुल मैं आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन सुनते जाइए। एक बात ये ना कि देखिए कोई भी किसी को खींचकर दल में शामिल नहीं करता। अगर आपके भी दल में कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो क्या आप जबरदस्ती किसी को लेकर आते हैं? अरे इंसान अपनी इच्छा से ही जाता है ना। अगर आपके दल के लोग जाएं या उनके दल के लोग आए, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला होता है। बीजेपी किसी को खींचकर तो नहीं लाती ना। और अभी तो चुनाव के नतीजे भी नहीं आए, तो चुनाव से पहले का है। वो वाली तोड़फोड़ तो चुनाव के बाद होती है। मैं यही बता रहा हूँ, जबरदस्ती तो नीतीश कुमार भी नहीं गए हैं। अच्छा, जबरदस्ती हेमंत सोरेन की किस तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की और मुख्यमंत्रियों के साथ क्या हो रहा है, ये सब जबरदस्ती नहीं, गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी नहीं, अति गुंडागर्दी है। मैं जो बात कहनी चाह रहा था, मैं ये कहनी चाह रहा था, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। हल्द्वानी में एक लड़की के साथ, एक युवती के साथ सड़क के ऊपर दौड़ती हुई कार में 4 घंटे तक दुष्कर्म होता है, और ये यहाँ पर तोड़फोड़ की बातें कर रहे हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, हर चुला की स्थिति खराब कर दी है। और आप देखिए हल्द्वानी में कल क्या हुआ, छपा हुआ है समाचार पत्रों से और मीडिया में चला हुआ है। इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली उन दरिंदों के खिलाफ, और ये तोड़फोड़ में लगे हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अरे आप जो मर्जी करो, ये तो आ रहा है 24 का चुनाव। आप कांग्रेस इससे ज्यादा और संकट के दौर से थोड़ी गुजर सकती है, लेकिन भाजपा को कौन सा डर है जो उसे तोड़फोड़ करके लोग बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है? कहां उसे आशंका है? ये 2000 लेकिन राजेश जी वो तो पहले भी सत्ता में ही है, वो तो पहले भी
में ही हैं और 5 की 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टी के इन नेताओं को उन्होंने जबरदस्ती बुला लिया। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसा भी होता है कई बार जब बीजेपी की ओर से नेता आपके पास आते हैं तो क्या आप गुंडागर्दी करते हैं? अरे ये तो व्यक्तिगत राय हो सकती है ना, ये कहना कैसे ठीक है? आप ये बताइए ना कि आपकी पार्टी में लोगों को विश्वास क्यों नहीं रहा? जो लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या उनको कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है? अरे देखिए तो मैडम, अभी 2-3 दिन में इनका कैसा आतंक फैलता है, कैसी तोड़फोड़ कर रहे हैं, पैसे के दम पर किस तरीके से लोगों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जवाब लेंगे। कांग्रेस से आए हुए लोगों को ठीक है, चुनाव जवाब तो ले नहीं लेते हैं रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजेश जी, जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, तोड़फोड़ पैसे देकर करने का आरोप लगा रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है? क्या ऐसा चल रहा है? हो रहा है कोई उत्तराखंड? ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। राजेश जी, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए गरिमा जी, इसी हाँ। तरीके का आरोप दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, जो एक दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे, उन्होंने भी इस तरीके की एक जो है आरोप लगाया था। आज क्या स्थिति है कि मुंह छुपाए भाग रहे हैं। आज जवाब देना भारी हो गया। भाग नहीं रहे, उनको भी किस तरीके से। अब राजेश जी बोलने दीजिए। राजेश जी एक साथ नहीं, फिर आवाज समझ में नहीं आती है। राजेश भाई, आप एक अच्छे वक्ता हैं। हाँ, बोलिए। सार्वजनिक जीवन में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, आप हमारी कमियों को उजागर करें, अगर हमने कहीं गलत किया है तो उसे आप बताने का आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस तरीके के आरोपों को, निराधार आरोपों को ना लगाएं। अगर आपके पास सबूत है कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमने गुंडाई मचाई है, हमने पैसे देके लोगों को खरीदा है, तो आप कृपया करके उसके बारे में बताइए, नहीं तो केजरीवाल जैसा हाल हो जाएगा। भाई साहब नोटिस लेने को तैयार नहीं है, अभी किसी दिन भी गिरफ्तारी हो सकती है। जवाब देना पड़ेगा कि भाई कौन लोग हैं जो पैसे देके आपको खरीद रहे हैं। देखिए, बात आज की डेट में ये राजेश जी ये खुद मानने को तैयार है कि इतने बुरे दौर से कांग्रेस कभी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल, उन्होंने स्वीकारा। कांग्रेस का और बुरा दौर आना बाकी है राजेश भाई, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और बुरा दौर आना है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की लैंग्वेज हो गई है, जिस तरीके की आप सीधे आरोपों पे आ गए, जनता के हित में कोई काम नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है जनता को दिखाने के लिए कि हम ये करेंगे, आपके पास कोई भी फ्यूचर का प्लान नहीं है, वार्ड स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक पे। आपका एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी बात पे लोग भरोसा करते हो। तो ये कमियां आपके अंदर है, ये आपको खोजनी पड़ेगी। ये दौर बुरा है, ये इससे भी बुरा दौर आएगा। ठीक है, इसको हमने नहीं पैदा किया, ये हम नहीं पैदा कर रहे। देश की जनता जागरूक हो गई है। 60 साल में देश की जनता से जो वादे आपने किए थे ना, वो जनता की टिप्स पे है, टिप्स पे। और हम भी उनमें से हैं कि हम उन्हें भूलने नहीं देते, हम भी याद कराते हैं आपके किए हुए वो एक वादा, एक जो तमाम आपके परिवार के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो वादे किए, जो लोगों के बीच में भ्रष्टाचार फैलाया, वो एक तो जनता नहीं भूल रही, और दूसरा भूलती है तो हम भूलने नहीं देते। हम उन्हें जा के समझाते हैं, गली गली समझाते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेके और एक बूथ के लेवल तक के नेता। ठीक है, आपके कर्म कांडों को उजागर करने के लिए तत्पर है और तैयार है। अगर आप इसे गुंडाई कहते हैं तो हाँ, हम गुंडाई करते हैं, और ऐसी गुंडाई हम करते रहेंगे। आपके कर्म कांडों को अभी झारखंड के एक नेता साहू 360 करोड़ रुपए, मशीनें भैया, मशीनें बोल गई, जल गई मशीनें, मशीनों की मोटरें बंद हो गई, वो पैसे नहीं गिनती हो रहे। तो आप बताइए कि हम बता रहे हैं भाई पैसा आपके लोगों के पास से मिल रहा है, आपके नेता जो है राष्ट्रीय स्तर के जमानतों पे बाहर है, आप बता रहे गुंडाई हम करें। देश की अदालतें हैं, कानून है, व्यवस्था है, चैनल है। अरे भाई, आप इतना जब गुंडाई बोल सकते हैं तो गुंडाई साबित भी कर सकते हैं स्के न्यूज जैसे चैनल पे बैठ के। आप ठीक है, आप हमें कह सकते हैं। रविंद्र जी अभी बात करते हैं और जवाब लेते हैं कि आखिर क्या। देखिए, आरोप लगाना खाली आपने कह दिया राजेश जी, आपने कह दिया कि गुंडाई हो रही है, और वही बात ना कि जब आपके दल में लोग आते हैं तब ऐसा तो नहीं है कि आवाजाही चलती नहीं है, आपके दल में भी लोग शामिल होते हैं, और चुनाव के बाद तोड़फोड़ होती है तो पैसों के लेन देन की बात है। अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, नतीजे भी नहीं है, तो उसके पहले ही अगर आपकी पार्टी के लोग जा रहे हैं उनके दल में, तो कहीं ना कहीं अविश्वास उनके मन में है आपकी पार्टी की मजबूती को लेकर। यही वजह होगी ना उनके पास जाने की, वरना अभी तो चुनाव भी संपन्न नहीं हुआ।
के पहले ही अगर आपको लोग छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, बताइए आप। आपने जिला पंचायत चुनाव हरिद्वार का देखा, कितनी गुंडाई हुई, किस तरीके से जीते हुए लोगों को 307 लगा करके बंद किया गया, उनसे लिखवाया गया हम बीजेपी ग्रहण करेंगे, बीजेपी में आएंगे। हाँ। बीजेपी में आने के बाद साफ हो गए। मेरा एक बड़ा स्पष्ट कहना है गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो प्रचंड बहुमत में है। हाँ। कांग्रेस से किस बात की बौखलाहट है, किस बात का डर है उसको? सर लेकिन वो कहाँ कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से डर है, ये तो आप कह रहे हैं कि वो आपसे डर रही है। वो कहाँ कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से डर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की जो मर्यादाएं हैं उनका तो घोर उल्लंघन देश भर में कर रखा है, घोर बेईमानी कर रखी है। और जो ये देखिए राजेश जी, आप देखिए जनरल बातें कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाइए, लेकिन आप ये बताइए ना कि लोग आपकी पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? आप उनकी बात कर रहे हैं बराबर, आप कांग्रेस को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने तो आपसे भी ये पूछा। नहीं, देखिए सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होता ना। आप यहाँ पर बैठकर आरोप लगा रहे हैं, पहले तो उन आरोपों का तो सिद्ध करिए, और दूसरी ये बात ना कि जनरल आरोपों से कुछ नहीं होता। आप ये बताइए आपकी पार्टी को लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो नहीं डर रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं हम 5 सीटें जीतेंगे। ये कड़वा सच है। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, जो डर रहे हैं वो जा रहे हैं। अरे जो डर रहे हैं बेचारे जा रहे हैं, क्या करें? खुद को तोड़ ले बीजेपी। कितनी हिम्मत है बीजेपी में? आए मेरे यहाँ मुझसे करे बात, कैसी बात कर रही हैं आप? और कार्यकर्ताओं को तोड़ ले, करण मेहरा को तोड़ ले, बीजेपी में इतना दम है तो खरीद ले यशपाल आर्य को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो बेईमान है, भ्रष्टाचारी तो है ही। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, जो सत्ता में पार्टी है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है। मैं ये कहना चाहता हूँ उसको किस बात का डर है लोकसभा चुनाव में जो इतनी तोड़फोड़ में लगी हुई है? बस इसका सवाल चाहता हूँ मैं कि काय के लिए इनको लग रहा है। और ये जो बात बता रहे हैं कि हम निपटा देंगे, हम सिमटा देंगे, लेकिन बड़ी बात तो ये ना कि वो तो ये कह ही नहीं रहे कि हमें कोई डर है, ये तो आप कह रहे हैं। और डर होना भी आपको ही चाहिए, क्योंकि आपके दल के लोग उनके साथ में फिलहाल जा रहे हैं। आप भी करिए ना तोड़फोड़, आपको किसने रोका है? राजनीति तो यही है ना कि अपने साथ आप जितने ज्यादा लोगों को ले सके। जब राजनीति का मतलब ये है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए खैर, अभी उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। रविंद्र जी के पास जाएंगे। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? ये भाजपा के पास। ठीक है रविंद्र जी, जोड़ तोड़ वही सारे आरोप जो आप पर आमतौर पर लगते आए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये कहा जाता है ना कि भाई ये तो नतीजों और चुनावों के बाद की बात है, अभी तो चुनाव नहीं हुए और आपने अभी से सभी दलों के नेताओं को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। कोई डर वर भी है क्या बीजेपी को? इनको क्या डर है? क्या छुपाना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं राजेश जी। चमोली के अंदर सुन लीजिए, घर के अंदर। ठीक है राजेश जी अब सुन लीजिए राजेश जी, जवाब तो लेते जाइए आप रविंद्र जी से। बलात्कार होता है। ठीक है रविंद्र जी, आप शुरू करिए, वो चुप नहीं हो रहे हैं। और ये तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, इनकी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, बेईमानी कर रहे हैं। अरे राजेश जी प्लीज शांत हो जाइए। राजेश जी प्लीज, हो गया आपका, अब उनको सुनिए ना। सिर्फ सवाल करने से थोड़ी होता, जवाब भी लिया जाता है। देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से आप इस बात को कह रहे हैं हमारे विपक्षी साथी की तोड़फोड़ की बात है, मैंने शुरू में कहा कि हम भारत के दल है और ये भारत के नागरिक है, सबका अपना अधिकार है कौन से दल में जा सकता है। मुझे अच्छे से याद है जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो माननीय यशवंत सिन्हा जी, हमारे एक पुराने नेता, वो जाके जो है विपक्षी दल के कैंडिडेट बन गए। तो इसमें बुरा क्या माना? आज तेलंगाना में इनके मुख्यमंत्री जो है वो एक टाइम में एबीवीपी के नेता रहे हैं, तो इसमें किसने बुराई कही है भाई? कांग्रेस नहीं खरीद रही किसी को। सुन लीजिए, हमने आपके बीच में नहीं बोला राजेश भाई, ये सबके मन की स्थिति है कि कौन कहां जाएगा, किसको कौन सी विचारधारा अच्छी लगती है, कौन सी पार्टी में रह के वो अपने आप को और निखार सकता है, ये उसका स्वयं का निर्णय हो सकता है। और कोई इसमें किसी को खरीदेगा बेचेगा ये ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बताइए, आपकी नीतीश जी आपको छोड़ के चले गए, अब इसमें कौन सी खरीद फरोख्त होगी आप मुझे बता दीजिए। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजू मौर्य जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। आपके साथ में चर्चा को अपनी हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं को लेकर जिनका चुनाव से पहले दल बदलना शुरू हो चुका है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। राजू मौर्य जी अभी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनको जोड़ लेते हैं। बहुत स्वागत राजू जी आपका भी चर्चा में। देखिए राजू जी, आम आदमी पार्टी की स्थिति विधानसभा चुनाव में ही बहुत ज्यादा खराब हमने देखी थी, काफी ज्यादा समस्याएं नजर आई थी और आप बिल्कुल हाशिए पर नजर आए थे, खाता तक नहीं खुल पाया था, जिसके बाद से ही देखिए आपका जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार व्यक्ति था वो भी आपका दामन छोड़कर चला गया। बाकी के अभी कार्यकर्ताओं का, आपके बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। अभी लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि आप अभी भी एक्टिव हैं, इसलिए जब लोग ही नहीं हैं और जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं, तो आम आदमी पार्टी कर क्या रही है, क्या स्थिति है? देखिए, आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में, जो ये 2022 का आम चुनाव था, उस पर जनता ने भरपूर प्यार दिया और तीसरी पार्टी के रूप में हम लोग उभर करके आए। लगभग 3.5% वोट मिला हमको, और 3.5% वोट कुछ कम नहीं होता। रही बात लोगों के आने और जाने की, तो जो लोग राजनीतिक हितों को साधने के लिए, राजनीतिक हितों के लाभ लेने के लिए पार्टियों में आते हैं, तो उनका आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। एक बात राजनीति में बड़ी प्रचलित है कि यहाँ पर कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता और राजनीति में कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता। तो जिस पार्टी को लगता है कि इस पार्टी के साथ जाकर के या इस गठबंधन के साथ जाकर के हम लोग देश के अंदर अपनी विचारधारा को बढ़ा सकते हैं, वो राजनीतिक दल उस गठबंधन के साथ जाता है और जिनकी आइडियोलॉजी मिलती है। और कब तक मिलती है ये भी राजनीति में तय नहीं है, यानी कि कोई भी दल कभी भी किसी के साथ भी जा सकता है। अब ऐसे में अगर आप नेताओं की बात करें, तो जो नेता जिस राज्य में होते हैं, जिस राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने राजनीतिक हितों को की पूर्ति के लिए चले जाते हैं दूसरे दलों में, जब उनको लगता है कि पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है। इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो दल बदल करके अपने भविष्य को तलाशते हैं कि ठीक है, हम दूसरे दल में जाएंगे तो हो सकता है हमारे राजनीतिक हमको लाभ मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दल में रहकर ही परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्षमता रखते हैं। तो बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी में रह करके दल बदलने से बेहतर समझते हैं कि यहीं रह करके परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया जाए, जनता के बीच अपनी विचारधारा को लेके जाया जाए। और आम आदमी पार्टी के तमाम साथी, हजारों लाखों साथी आज भी उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब उत्तराखंड के अंदर चुनाव, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर चुनाव है, लोकसभा के आम चुनाव है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, ताकत है उस पे, पावर है उसके पास में, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो। तो ये सिलसिला तो एक स्वाभाविक सिलसिला है, तो चुनाव आता है तो चलते हैं, कुछ लोग हमारे पास आएंगे, कुछ हमारे यहाँ से जाएंगे, इसमें कोई अचंभा नहीं है, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी नेचुरल बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप टक्कर देने की बात कर रहे हैं, तो उस दल को जो इतना मजबूत नजर आता हो हर तरफ से, उसके लिए आपको उतनी ही तैयारी करनी होती है, वैसा ही मुकाबला होना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। शिव प्रसाद जी, आने जाने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो चुका है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर यूकेडी, सभी दलों के नेता लगभग बीजेपी के पास में जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की फिलहाल क्या स्थिति है और क्या स्टैंड है? क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, हार का डर लोगों को सता रहा है, शायद यही वजह है कि लोग अपना दल छोड़कर बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। अगर रुख कर रहे हैं तो क्यों, क्या उनको भी लगता है कि बीजेपी में जीत के आसार जो है वो ज्यादा है? ऑब्वियसली ऐसी लगता होगा, इसीलिए बीजेपी में जा भी रहे हैं। जहां भी उनको जीतने के आसार ज्यादा लगेंगे, तो वहां जो भी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, जो केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीति में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको जहां लगेगा कि जो जीत रहा है, पर्चा चर्चा और खर्चा जहां ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां जाएंगे। मेनली जो बेसिक जो दल बदल की बात जिसको लेकर के आज आपने ये टॉपिक भी आज रखा है डिबेट के लिए, वो बेसिकली इससे थोड़ा सा उसके पीछे, अगर सेंट्रल आइडिया पे जाएं इस डिबेट के, तो उसके पीछे ये है कि इस दल बदल की मंशा को रोकने के लिए तमाम तरीके के कानून लाए गए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी योग्यता को, उनकी जो विधायकी या सांसदी है, उनके पद को भी खत्म करने का कानून लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे नीति नियंता हैं और जो नैतिकता कहती है कि दल बदल करना गलत है, इन्हीं सब दल बदल की चीजों को रोकने के लिए तो ये सब कानून लाए गए।
और अगर हम दल बदल को सही ठहराएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने संविधान पर भी सवाल उठा रहे हैं और अपने बने बनाए कानूनों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि असंवैधानिक बात है। ये जो नैतिकता बनी रहे, इसीलिए तो ये दल बदल कानून बनाया गया कि ताकि एक दल से दूसरे दल में न जाए। अब बड़ा सवाल है कि जाते क्यों है। दरअसल राजनीति की जो ABCD है, ये दिल्ली वाले दल हैं। A फॉर आम आदमी पार्टी, B फॉर भाजपा, C फॉर कांग्रेस। इन सबकी ये जो ABCD है, ये बेसिकली दिल्ली वाले दलों का जो करैक्टर है वो एक है, इनका DNA एक है, इनकी विचारधारा एक है। अब दो तरीके की विचारधारा है। एक और जो ABC है पॉलिटिक्स की, जो कह रही है आज की डेट में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स सो कॉल्ड, आप कह सकते हो इन लोगों को, एक और वो विचारधारा है कि जो उत्तराखंड से बाहर से संचालित होती है और राजनीति की केंद्रीय राजनीति का दबदबा, यानी आप सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं। दो तरीके की विचारधारा हो गई ना, एक जिसके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, उत्तराखंड से बाहर से जो पार्टियां संचालित हो रही हैं। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स उत्तराखंड से बाहर के आका डिसाइड करते हैं, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कब अध्यक्ष पद हटा दिया जाएगा, कब चुनाव लड़ा जाएगा, कब नहीं लड़ा जाएगा। तो जब दिल्ली में बैठे लोग रिमोट कंट्रोल से कठपुतली की तरह बटन दबा करके चीजों को हैंडल करेंगे उत्तराखंड में, तो एक और तो वो पार्टियां हैं, दूसरी ओर वो पार्टियां हैं जो उत्तराखंड में रह करके सोचते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति उत्तराखंड के हिसाब से ही डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन फिर उत्तराखंड के स्थानीय दलों को जनता मौका क्यों नहीं दे रही है सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आपकी मूल समस्याओं को आप बेहतर समझ पाएंगे, शायद बाहर बैठा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है, शायद तब से अब तक ऐसा नहीं हुआ कि उत्तराखंड के स्थानीय जो सरकारें हैं या फिर जो बड़े दल हैं आपके, अगर उत्तराखंड की बात कर लें, उनको मौका मिला हो, चाहे UKD की बात कर लें या फिर आपकी ही बात क्यों ना कर लें। तो देखिए, उसके लिए तो आपको जनता तक पहुंचना होगा, अपनी पकड़ अपनी पहुंच वहां तक बनानी होंगी ना। अब अगर जनता को ये लग रहा है कि नहीं भाई, केंद्रीय नेतृत्व या डबल इंजन की सरकार उनकी मदद कर रही है, तो क्यों ना हो। और जिस तरीके से आप कह रहे दिल्ली वाले दल, तो दिल्ली में तो BJP भी है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। मैं बता रहा हूँ, हाँ, उत्तराखंड के जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, वो राजनीति की शिकार हो गई। ये राजनीति, या तो आप राजनीति के हिस्सेदार हैं और या आप राजनीति के शिकार हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, इनको राजनीति का शिकार बना दिया गया। और उत्तराखंड के लोग, अधिसंख्य लोग, ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों को वोट नहीं पड़ता। हमारे जो भाई साहब मौर्य जी हैं, आप भी उत्तराखंड क्रांति दल में रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि क्षेत्रीय दलों को जनता किस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। अब क्योंकि भाई राजनीति की मेन स्ट्रीम राजनीति में आकर के भी अलग तरीके की सेवा हो सकती है, वो राजनीति के हिसाब से अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, इसीलिए कि उनको लग गया कि जनता उस तरीके से नहीं आ रही है जिस तरीके से पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली वाले दल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली वाले दल प्रोफेशनल है, वो केवल राजनीति। तो मौर्य जी वहां चले गए। हमें भी अभी भी उम्मीद है, और हम लोग एक विचारधारा के कारण आए, हम लोग ओनली पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए राजनीति में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब क्षेत्रीय दलों को जनता ने नकार दिया, जो पिछले 80 से बने हुए दल थे, UKD जैसे दल, तो भाई साहब तो हिम्मत हार गए, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, लेकिन अभी लेते मतलब अभी तक हम प्रवक्ताओं से कार्यकर्ताओं को लेकर जवाब ले रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं पर ही सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तो बनाया जाए और एक आती हूँ राजू जी, आती हूँ आपके पास। और हम भाई से भी कहेंगे, मौर्य भाई से, कि एक बार दोबारा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब राजू जी से ही जवाब ले लेते। राजू जी, राजू मौर्य जी हमारे साथ में है। वैसे तो देखिए, मैं क्षेत्रीय विचारधारा और क्षेत्रीय दलों का हमेशा समर्थक रहा हूँ, और क्षेत्रीय विचारधारा मेरे हर डिबेट के अंदर, हर भाषण के अंदर आप देखेंगे तो मैं उत्तराखंड के क्षेत्रीय विचारधारा और उत्तराखंड के अपनी संस्कृति कल्चर की ही पैरवी करता आपको नजर आऊंगा। लेकिन मैं एक बात से नाराज हूँ शिव प्रसाद भाई की, मैंने इतनी जल्दी हथियार नहीं डाला। मैंने एक लंबा समय उत्तराखंड क्रांति दल में दिया था, लेकिन जब देखा, और सेवाल जी तो बहुत कम समय UKD के अंदर रहे, हम लोगों ने तो अपना बहुत लंबा समय दिया, अपने सालों दिए, लेकिन क्षेत्रीय दलों के अंदर अपने कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही आज क्षेत्र दल हाशिए में पहुंच गए। आज उत्तराखंड की जनता राष्ट्रीय दल को भरोसा करती है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई एक राष्ट्रीय दल के पास कुछ सोच है। लेकिन क्षेत्रीय दलों में बड़ी निराशा होती है, दुख होता है बोलते हुए कि ये मंत्री होते हुए
बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे होते हुए अपनी पार्टियों को ठीक है मजबूत नहीं सर, कर ठीक पाए। है, आपके पास तो लौटेंगे। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। आपके पास से काफी एक्स्ट्रा नॉइस भी आ रही है। रविंद्र जी के पास जाते हैं। रविंद्र जी देखिए, अभी क्षेत्रीय दलों को लेकर भी बात हो रही है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आरोप बार बार लगते आए हैं कि क्षेत्रीय दलों की ओर से शायद स्थानीय समस्याओं को ज्यादा समझा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बैठे आका, अभी यूकेडी से आज प्रवक्ता हमारे साथ में नहीं जुड़े, वो भी हर बार यही कहते हैं कि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं जानते कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर क्या चीजों की जरूरत है, क्या प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं यह आरोप स्थानीय जनता के और स्थानीय जो पार्टियां हैं उनकी ओर से भी लगते रहे हैं बार बार। तो क्या इन आरोपों से बचने के लिए कोई रणनीति रहती है बड़े दलों की? क्योंकि आप दिल्ली से, आप केंद्र में भी हैं, या फिर बाकी की हम कांग्रेस की भी बात कर लें, वो भी मुख्य रूप से देश में राजनीति कर रहे हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर भी एक्टिव है। तो ऐसे दलों की ओर से क्या किया जाता है ताकि जनता जो है वो समझे? देखिए, मैं गरिमा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपको। ये राष्ट्रीय स्तर पे भी इससे ही मिलता जुलता। अब जैसे क्षेत्रीय दल ने तो ये लगा दिया कि क्षेत्रीय भावना को, क्षेत्रीय समस्या को नहीं उठाते। तो देखिए, मेरी बात ये समझिए कि इस उत्तराखंड क्षेत्र में रहने वाले, चाहे सेमवाल जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य दल में हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, संगठन के लोग हो, सभी इसी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। तो क्या कारण है कि क्षेत्रीय दलों की बात को ये क्षेत्रीय दल उठाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा नहीं उठाते, ये समस्याएं उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि क्षेत्रीय दलों में जो खींचतान, खास करके यूकेडी की बात कहूं, और इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। अभी देखिए कि लगातार आम आदमी पार्टी में होता क्या है कि जैसी कोई, पहली बात तो इन्हें मुखिया मिलता नहीं, और कोई मिलता है तो वो ज्यादा दिन रहता नहीं। इनकी जो आपसी खींचतान है, इनके अंदर की जो दलों के अंदर की जो आपसी लड़ाई है सर्वोच्च जगह पे बैठने की, वो कहीं ना कहीं जनता को समझ आती है कि हमारी प्राथमिकताएं तो है नहीं, हमें तो सिर्फ ये टीवी डिबेट के माध्यम से दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं इनकी अपने आप को सर्वोच्च रखने की है। तो कहीं ना कहीं जनता और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हम तमाम लोगों के साथ कनेक्ट है, तमाम समस्याओं के साथ, दिक्कतों के साथ, परेशानी के साथ, और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। आज बताइए कि उत्तराखंड में 2014 से के मुकाबले मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण देके आपको बता सकता हूं, चाहे मेडिकल लाइन में हो, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी में हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी में हो, चाहे प्राइवेट रोजगार के मामले में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे पर्यटन के मामले में हो, चाहे तीर्थाटन के मामले में हो। तो ये तमाम तरीके के विकल्पों को खोलने का काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, तो ये हम कनेक्ट जनता के बीच में जाके करते हैं, और इसलिए जनता हमसे जुड़ी रहती है। अच्छा, यही आरोप राष्ट्रीय दल के लोग लगाते हैं। देखिए गरिमा जी, आपको बहुत पता होगा कि राष्ट्रीय स्तर के लोग हमेशा ये कहते हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, लेकिन जनता इनसे जुड़ती नहीं है। ठीक है, जनता इनकी बात ठीक को है, यानी विश्वास ही नहीं करती। आपको यही कहना, देखिए वही बात निकल कर सामने आई ना कि जब जनता जिसके साथ है तो फिर क्या दिक्कत क्या है? अगर आप में इतना वो है, आप इतना स्थानीय समस्याओं की उन्हें दूर करने की, तो फिर जनता आपका समर्थन क्यों नहीं कर रही? ये बहुत अहम चीज है। अगर उसका समर्थन मिलेगा तो मुझे लगता है ठीक है। सर सेमवाल साहब आते हैं, आपके पास जवाब लेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ में माफ कीजिएगा, राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी को जोड़ लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। राजेश जी, फिलहाल कांग्रेस पार्टी से हरीश रावत जी ने अपने बेटे के टिकट को लेकर सवाल उठा दिया और कहा है कि अब मुझे इनाम मिलना चाहिए पार्टी की ओर से। एक तरफ पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगातार बढ़ा जाता रहा है, पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जनता के बीच भी ये बात पहुंचाई गई, बीजेपी, हम कह लेते हैं आपके विपक्षी दल बीजेपी की ओर से ही पहुंचाई गई, और जनता इस बात को समझ रही है और अब फिर उसी राह पर चीजें आगे चल रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये नुकसानदेह होगा आपकी पार्टी के लिए? आपके लिए बड़ी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हरीश रावत ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, अपना पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उनके बेटे को लेकर टिकट जब मांगा जा रहा है तो क्या स्थिति है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले तो। कांग्रेस का
यदि हरीश रावत जी भी अपने बेटे के लिए बात कर रहे हैं तो क्या आपत्ति है। उनका बेटा प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष है, लगातार जब वो राज्यसभा में थे, पार्टी के अध्यक्ष थे और राज्यसभा में थे, तब से उनका बेटा मेरे ही साथ काम कर रहा है हरिद्वार ठीक है। जनपद में। तो कोई बुराई नहीं है बेटे के लिए टिकट मांगना, बल्कि मुझे तो और उल्टा ये कहना है कि वो अगर हरीश रावत का बेटा ना होता वीरेंद्र रावत तो कभी का एमएलए बन जाता। तो पिताजी की वजह से ही उसका टिकट हमेशा कटता रहा है। उनके पिताजी मांग कर रहे हैं तो मिलना चाहिए। मांग करना सबका अधिकार है, सब मांगे। बेटी भी उनकी एमएलए है, बेटा भी सांसद बने, अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हरीश रावत जी बहुत बड़ा चेहरा है उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस का, बहुत बड़ी उनकी लीडरशिप है, बहुत बड़ा उनका कद है, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बात कही हो। ठीक है, लेकिन अभी तो पार्टी अपने अंतर्कलह से जूझ रही है, कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे शीर्ष नेतृत्व जो स्थानीय स्तर पर हम देखें तो वहीं पर चीजें स्थिति साफ नहीं हो पाती। हरीश रावत जी भी कई बार उसी के चलते पार्टी के पीछे हटते हुए नजर आए, बैक स्टेप लेते हुए नजर आए। तो अभी बेटे को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या लग रहा है, जो पुरस्कार उन्होंने मांगा है, जो इनाम मांगा है, वो देगी पार्टी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, उसमें क्या बात है। और पार्टी में ना कोई आंतरिक गुटबाजी है, ना कोई किसी की नाराजगी है। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ऊपर से किसी को थोप दिया। मेरी पार्टी के अंदर कोई ना गुटबाजी है सर, लेकिन फिर बयानबाजियां जो होती हैं या फिर जिस तरीके से दिल्ली दरबार में पेशी होती है तो उसके बाद तो यही चीजें निकलकर सामने आती है ना कहीं अभी देखिए टिकट को लेकर क्या शुरू होगा, और सभी दलों में शुरू होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपके दल में ही शुरू होगा। अभी देखिए चुनाव नजदीक है तो अभी से उन्होंने इनाम मांग दिया ना पहले से, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे उठ जाएंगे, दावेदार बहुत सारे आ जाएंगे। वो बहुत अच्छी बात है, सब लोग चाहते हैं कि मैं भी सांसद बनूं, मैं भी काम करूं, मैं भी माननीय कहलाऊं। और हरीश रावत जी तो लगातार कांग्रेस पार्टी की और उसकी सेवा कर रहे हैं राज्य की, कोई बात ही नहीं है, बड़े नेता हैं, हर किसी को टिकट मांगने का हक है। लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिल करके उसकी जीत के लिए काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। आपके पास लौटते शिव प्रसाद जी हमारे साथ में। शिव प्रसाद जी, आप कुछ कह भी रहते हो और इसके साथ साथ ये भी देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि चाहे हरीश रावत कोई कह ले, भले ही बेटे के लिए उन्होंने कहा, लेकिन पुरस्कार की बात अभी से कर दी है। वो जानते हैं कि दावेदारी बहुत सारी हो जाएगी, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो देखिए जो बड़े दल हैं वो तैयारियों में हमेशा रहते हैं। बीजेपी को तो यही कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, कांग्रेस ने भी वही शुरू कर दिया। अब स्थानीय दल कहीं नजर ही नहीं आते तो फिर कैसे जनता उनको जानेगी, समझेगी, कैसे समर्थन देगी? इसमें जो मेन चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो क्षेत्रीय दल है उनको वोट नहीं करती, क्षेत्रीय दलों को वोट करती है पब्लिक। ये अलग बात है कि कम संख्या में वोट करती है। और आप लगाओ कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी विधानसभा में भी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के भी मात्र 2 ही विधायक जीते। ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे मात्र 2 विधायक इनके जीते यूपी में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कांग्रेस के विधायक यूपी में नहीं जीते तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, ऐसा तो नहीं है। तो जीतेगा तो कोई एक ही आदमी। और अगर यूपी जैसी इतने बड़े राज्य में तैयारी की हो रही है सर, सेमवाल साहब, तैयारी की बात हो रही है। आप कह रहे हैं ना कि देखिए स्थानीय दल जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर सके अगर उन्हें मौका मिले, तो बात यह ना कि आप तभी काम कर पाएंगे, सत्ता में तो तभी आएंगे जब तैयारी करेंगे उसके लिए। हम लोग उस तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते ही हैं। अब 2 तरीके की आप बात देखिए, 2 तरीके मैंने बताया कि जो बेसिकली डीएनए है ना, बेसिकली डीएनए का अंतर है। जो पार्टियां राज्य से बाहर से संचालित होती हैं वो राज्य में चुनाव से 45 दिन पहले सक्रिय होती हैं सिर्फ, और चुनाव से 45 दिन पहले सक्रिय होकर एक माहौल बनाती हैं, एक हाइप क्रिएट करती हैं, एक लहर बनाती है और पब्लिक को अब उस लहर में बहा ले जाती है। दूसरी ओर क्षेत्रीय दल आपने देखा होगा, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे भर्ती बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, चाहे लोग ये मूल निवास का मुद्दा हो, कौन 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 सड़कों पे है? केवल क्षेत्रीय दल ही तो सड़कों पे है 24 घंटे लगातार। तो आप देखिए कि बेसिक रूप से जो राज्य से बाहर के जो दल है उनका करैक्टर देखिए आप। ये चुनाव से 45 दिन पहले आएंगे और पूरा फोकस, पूरा फोर्स लगाएंगे। जैसे आपने सुना ही होगा कुंजवाल जी का बयान कि 14 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक लोकसभा चुनाव लड़ने में, एक सीट पे 14 करोड़ रुपए। तो ये प्रोफेशनल पार्टी जी कर सकती है। लेकिन हमारे पास अगर 10,000 रुपए भी होंगे क्षेत्रीय दल वालों के पास, तो 24 घंटे कहीं कोई भी दिक्कत हो रही होगी उस पब्लिक में मास मोबिलाइजेशन में वो 10,000 रुपए भी लगा देता है। आपने देखा होगा जितने भी दिल्ली वाले दलों के बड़े नेता हैं, चाहे वो हारे चाहे जीते,
वो चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं सीन से, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि अगर हम जनता के बीच जाएं, जो जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं, अगर वो जनता के बीच जाएंगे कि पता चला उन्होंने पूरे 5 साल में 5 करोड़ रुपए फूंक दिए और टिकट 10 करोड़ रुपए में किसी और को बिक गया, तो उनको पहले से ही आशंका होती है कि हाँ बड़े दलों में तो ऐसी होगा, इसलिए 10 करोड़ रुपए तब तक प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे रहो, 10 धंधों में अपना धंधा पानी करते रहो, और जैसी चुनाव आएगा अपना 10 करोड़ रुपए देके टिकट ले लिया, जीतने वाली पार्टी जिस पार्टी की हवा चल रही है या सेकंड पार्टी की हवा चल रही है, टिकट ले लिया, 10 करोड़ रुपए चुनाव में दारू बांटो, पैसा लगाओ, पैसे बांटो और वोट ले जाओ। यही तो चलन है। और ये क्षेत्रीय दल आपने देखा होगा पूरे 5 साल तक सारे मुद्दों पे जनता के साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी होती है क्षेत्रीय दलों के पास, ठीक है, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, राजू मौर्य जी हैं। राजू जी, क्षेत्रीय दलों ने तो अपनी जो बात कही वो ठीक है कि भाई उनके पास उतने संसाधन नहीं है, क्योंकि वो अभी शायद उतने बड़े दल नहीं है, उनके पास उतना चंदा नहीं आता है, लेकिन बावजूद इसके वो समस्याओं को उठाते रहते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर ज्यादा मेहनत करते हैं जहां पर आपको सरकार बनती हुई नजर आती है। फिलहाल उत्तराखंड में दाल नहीं गली तो उतना एक्टिव भी नहीं नजर आए आम आदमी पार्टी के लोग। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के किसी भी विषय पर, चाहे वो अंकिता भंडारी का हत्याकांड हो या अन्य कोई विषय हो, उन सभी विषयों पर आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता से अपनी बात को रखा है, प्रमुखता से जनता के साथ में खड़ी नजर आई है। रही बात चुनावों की, तो देखिए चुनाव जब आते हैं तो सभी पार्टियां सक्रिय होती हैं। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव के बगैर भी लोग घर घर जाके घूम रहे हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होता कि घर घर जाके नॉक नॉक कर करके वहां पर्चे बांटे, ऐसा कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल। जब चुनाव आता है तभी सब लोग सक्रिय होते हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते भी हैं, और लोगों की भी साइकोलॉजी होती है। एक मैं बिल्कुल जो है अनऑफिशियल तरीके से भी कह सकता हूँ इस बात को, कि लोग भी तभी मन बनाते हैं जब चुनाव आते हैं, वरना जब चुनाव ही नहीं है तो कैसे वो धारणा बनाए कि किसको जिताना चाहिए और किसको नहीं जिताना चाहिए, कौन उनका विधायक होना चाहिए। हम लोग हारे जरूर है, वोटों से हारे हैं, कहते हैं ना मन से माने हार है, मन से माने जीत। तो ये हार को हम हार नहीं समझते, हमको जनता ने एक अच्छा वोट परसेंट दिया, और दुर्भाग्य भी बोलता हूँ इस चीज का कि क्षेत्रीय दलों को जो है वो मात्र आधे % वोट भी नहीं मिला। तो ये तो अपने आप में दुर्भाग्य है उत्तराखंड जैसे राज्य का, कि जहां अन्य जो नए राज्य बने और तमाम राज्यों का आप उदाहरण देखेंगे तो वहां क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां रही हैं कि यहाँ पे अब भविष्य में तो कभी भी कोई क्षेत्रीय दल उभर नहीं सकता। ये ट्रेंड हो चुका है, ये संभव नहीं है अब, क्योंकि जो मौका था वो मौका क्षेत्रीय दल यानी उत्तराखंड क्रांति दल ने खो दिया। आज उत्तराखंड क्रांति दल का कोई यहाँ मेंबर नहीं भी है, तब भी कह रहे हैं वो दल वो खो चुका है। अब यहाँ पे लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आ गई है। यहाँ पर भारत बसपा भी है, लेकिन बसपा तीसरा यहाँ पर दल होने के बावजूद भी जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ ना बना पाता है, ना ही वो पहाड़ को लेकर के उनकी कोई साइकोलॉजी है, कोई सोच है, वो केवल हरिद्वार तक सिमट के रह जाता है। इसीलिए बसपा का प्रतिनिधि ना तो आपको मीडिया में नजर आता है, ना ही सड़कों पर नजर आता है, वो केवल 2-4 सीटें उछाल के जीतते हैं और बस विधानसभा में बैठ करके अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। ठीक है सर, राजेश जी के पास जाते हैं। राजेश जी, जो बीजेपी के विरोधी हैं अभी इनको, ठीक है सर, राजू जी लौटेंगे आपके पास, अभी राजेश जी के पास जाते हैं। राजेश जी, बीजेपी के विरोधियों को बीजेपी पर ही भरोसा नजर आने लगा है, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो, और तभी तो जा रहे हैं। आप हालांकि पहले ही आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगी कि देखिए कहीं ना कहीं आपकी भी तो जिम्मेदारी क्या नहीं बनती आपकी जिम्मेदारी कि अपने पार्टी के लोगों को ये भरोसा दिलाएं, क्योंकि अगर एक लंबे वक्त से काम कर रहा व्यक्ति बदल रहा है अपना दल, तो उसने भी कुछ सोचा होगा। अनम्यूट, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। इनके में प्रॉब्लम है जो खड़खड़ कर रहा है। सर आवाज नहीं मिल पा रही है राजेश जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से अभी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी राजेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव के टाइम पे इस तरीके का वातावरण बनता है, और जो सत्ता पक्ष होता है वो अपनी मजबूती दिखाने के लिए कि तोड़फोड़ करता ही है, इसमें कोई बात थोड़ी है। हमारा तो उस टाइम पे भी हुआ जब हमारी सत्ता थी, जब हमारे MLA तोड़े गए, भाजपा नहीं तोड़े थे, दुनिया ने देखा, और आज भी दुनिया देख रही है हमारे किस तरीके से कार्यकर्ताओं को तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपने ऊपर ही संदेह है। जब इतना सब जानते हैं बीजेपी के बारे में, तो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत क्यों नहीं कर पाते आप? कहीं ना कहीं डरी हुई है,
बीजेपी डरी हुई है, जो कांग्रेस का मजबूत कार्य करता है। ठीक है, ना कहीं ठीक जाने है वाला सर। है, ना कहीं जाएगा। ठीक और है, जो देखिए आप एक ही अवसरवादी बात है, कह रहे हैं मेरे जो- हर सवाल जो के जवाब में कि अवसरवादी है, बीजेपी डरी हुई है। ठीक है, लेकिन डर तो फिलहाल दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं में नजर आता है, क्योंकि शायद यही डर की वजह से वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं। ठीक है सर, रविंद्र जी से आखिरी कमेंट हम लेते हैं। रविंद्र जी, बीजेपी पर डरे होने का आरोप लगाया जा रहा है आपके विपक्षियों की ओर से, जो आपके विरोधी हैं उनकी ओर से। देखिए, बीजेपी पर डरने का आरोप मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग किस उससे कह रहे हैं, लेकिन क्या जोड़ तोड़ करके आप लोगों को जोड़ रहे हैं उत्तराखंड में, कम से कम वहां पर जहां पर आप मजबूत है? एसआईटी है, अब इनसे डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बताओ। अच्छा। कौन नहीं डरेगा इससे? मीडिया वाले डर जाते हैं। नहीं सर, मीडिया वाले नहीं डरते। क्या वो आईटी सेल और आईटी सेल से बच गए तो एसआईटी सेल राज्य में कहाँ जाएंगे बताओ? सीबीआई ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं सर। केंद्रीय एजेंसियों का नाम आ गया, कह रहे हैं भाई आपके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, भला आपसे कौन नहीं डरेगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये डर अच्छा है क्या और ये डर बना रहना चाहिए, खास करके भ्रष्टाचार, वो जनता का पैसा लूटता है, जनता को धोखा देता है, तो ये डर बना रहना चाहिए। लेकिन मैं सीधे सीधे सवाल ये करता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के 4-4, 5-5 नेता 1-1 साल से जेल में है, तो ऐसे कौन सी ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी अदालत है जहां आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि कानून में संशोधन आपने किया। ठीक है, अभी सुन लेते हैं राजू जी, सुन लेते हैं। ठीक है राजू जी, सुन लेते हैं। आप दिल्ली की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था को मंच पे खड़े होकर चैलेंज करेंगे कि लोग हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं, 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं और हमें तोड़ना चाहते हैं। ये सीधे सीधे कानून को चैलेंज है। और जब कानून आपके दरवाजे पे आके कहता है लाइए दीजिए सबूत, हम उन्हें अंदर करेंगे, वही कानून आपके पास तो एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका था। ठीक है, इस मौके को फायदा उठाने ठीक है। का। यानी रविंद्र जी, आपको लग रहा है कि आपका जो डर है वो रहना चाहिए, और डर की वजह से ही अगर लोग आ रहे हैं तो ठीक है, आपका कुनबा तो मजबूत होता जा रहा है, आपका जो दल है वो तो बढ़ता जा रहा है। खैर चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हार का डर और नेता छोड़ रहे अपना दल, हालांकि बीजेपी में खुशी की लहर है क्योंकि सभी दलों के नेता अपना जो मौजूदा दल है उसको छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। और देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।